कतर अरब कंट्रीज का एक छोटा सा देश जिसने हाल फिलहाल के ही कुछ सालों में खुद को सऊदी अरब के कंट्रोल से अलग करके एकदम से इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोग्रेस की है जिसे देखकर उसके साथ के अरब कंट्रीज ही नहीं बल्कि यूरोपियन और एशियन कंट्रीज भी काफी हैरान हैं और कतर द्वारा अपनाई गई इकोनॉमिकल पॉलिसी की तारीफ भी करते हैं। आज कतर अरब कंट्रीज में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों के बराबर खड़े होने की ताकत रखता है। पर ऐसा नहीं है कि कतर शुरू से ही इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग रहा है। वहां की सरकार द्वारा कुछ ऐसा डिस्कवर किया गया जिसके बाद कतर देश में अचानक ही नोटों की बरसात होने लगी और यहां मौजूद लोगों की औसतन आय पर पर्सन लगभग $1,28,000 हो गई, जो अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरब के लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, महंगी गाड़ियां, होटल, शॉपिंग मॉल, सभी कुछ A1 क्लास मौजूद है। इन सभी लग्जरीज की वजह से ही कतर को पुराने समय का वेगस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कतर हमेशा से ही ऐसा नहीं था। कतर अपने इस रूप में हमेशा से मौजूद नहीं था जैसे कि ये हमें आज नजर आता है। आज से कुछ साल पहले ये गरीब देश हुआ करता था। यहां ना हाई टेक्नोलॉजी थी और ना ही अपने बलबूते अपने देश को चलाने की ताकत थी, बल्कि ये देश लगभग 55 सालों तक ब्रिटेन का ही उपनिवेश बना रहा। आज हम आपको कतर की पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज के मौजूदा समय तक की सारी दास्तान सुनाने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर कंट्रीज में शामिल कतर सऊदी अरब, बहरीन और यूएई से घिरा हुआ देश है। कतर में साल 1916 के समय में मौजूद वहां के अमीर अब्दुल्ला अलसारी ने उस समय ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक संधि करी। इसके हिसाब से आने वाले 55 सालों तक कतर ब्रिटिश हुकूमत का उपनिवेश बना रहेगा। यहां से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटेन को हिस्सेदार बनाएगा, लेकिन इसके बदले ब्रिटेन को किसी भी जमीनी या पानी के हमले के वक्त कतर की हिफाजत करनी होगी और उसका साथ देना होगा। इसी संधि के दौरान ही कतर में साल 1940 में एक ऑयल फील्ड की खोज करी गई और वहां से लगातार तेल निकालने का काम भी किया जाने लगा। इस वजह से साल 1960 आते आते कतर की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा था। इसके बाद साल 1970 में शेल कंपनी द्वारा कतर में एक बहुत ही बड़ा गैस फील्ड खोजा गया। यह थी नॉर्थ फील्ड। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी, लेकिन यहां अभी एक बड़ी दिक्कत यह थी कि इस गैस को पाइपलाइन के थ्रू ही दूसरी जगह पर भेजा जा सकता था और कतर से गैस की डिमांड करने वाले ज्यादातर देश इतनी ज्यादा दूरी पर थे कि वहां तक इस गैस पाइपलाइन को पहुंचाना नामुमकिन था। उस समय इस गैस प्रोजेक्ट को वहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और यह ऑफिशियली रिकॉर्ड में ही दर्ज होकर रह गया। इसके बाद साल 1971 आते आते कतर इंग्लैंड की उस संधि से भी आजाद हो चुका था, जो कि साल 1916 में कतर के अमीर ने ब्रिटेन के साथ करी थी। आगे आने वाला कुछ टाइम कतर के लिए एक नॉर्मल टाइम पीरियड था, जिसमें ना तो उसकी प्रोग्रेस हुई और ना ही उसका कोई नुकसान हुआ। लेकिन साल 1995 में कतरी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब कतर के प्रिंस मोहम्मद बिन खलीफा अल थानी ने अपने ही बाप से कतर के अमीर होने का दर्जा छीनकर खुद को कतर का अमीर बना लिया और इसके बाद उन्होंने कतर की तकदीर बदलने का फैसला कर लिया। वो जानते थे कि कतर में मौजूद नेचुरल गैस एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल वो कतर की पोजीशन को बदलने के लिए कर सकते हैं। कतर के नए बादशाह हम्माद ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गैस रिफ्लेक्शन प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया। इस टेक्नोलॉजी के तहत गैस को -161 डिग्री के टेम्परेचर पर पहुंचाकर लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि जनवरी 2011 तक कतर में नेचुरल गैस का भंडार लगभग 896 ट्रिलियन क्यूबिक नापा गया है, जो रूस और ईरान के बाद तीसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, जिसका लिक्विडेशन करने के बाद कतर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री बन गया। जापान, इंडिया, साउथ कोरिया जैसे देशों को यह LNG सप्लाई करने लगा और इस सप्लाई के एवज में कतर में पैसों की बारिश होने लगी, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार कतर इन देशों के साथ करने लगा। कतर की इकोनॉमिकल कंडीशंस को बदलने की ये केवल एक शुरुआत थी। कतर में आने वाले पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके उस पैसे से भी डबल प्रॉफिट को कमाया गया।
यही थी कतर की इकोनॉमिकल पॉलिसी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का किसी भी देश में पाया जाना एक आम बात है और उन्हें एक्सप्लोर करके एक्सपोर्ट करना भी लगभग सभी देश करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट होने वाले उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करके ही कोई देश अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बदल सकता है, और ऐसा न करने वाली कंट्रीज का हाल अंगोला और वेनेजुएला की तरह हो जाता है। कतर में मौजूद पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कतर में 2005 में एक कंपनी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बनाया गया, जिसका मेन काम यह था कि वो कतर से एक्सपोर्ट होने वाले तेल और गैस के बदले आने वाले पैसों को दुनिया के अलग अलग देश में हर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। इसी वजह से आज सभी कंट्रीज की लगभग सभी बड़ी कंपनीज में कतर के इन्वेस्टर्स और शेयर मिल जाएंगे। इनमें लंदन के बड़े होटल, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि शेल, बार्कलेस या फिर रूस की रोजनफील्ड जैसी बड़ी तेल कंपनी, सभी जगह आपको कतर के काफी बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कतर ने अपने यहां भी रोड्स, एरोप्लेन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के साथ साथ स्टेडियम, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर जैसी जगहों पर अपना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। और इसी के चलते फीफा, जो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट फेयर है, वो भी कतर में ही ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा कतर ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के लिए अल जजीरा नाम का एक अरबिक चैनल इंटरनेशनल लेवल पर शुरू किया। अमीर मोहम्मद बिन खलीफा जानते थे कि सऊदी अरब से अलग होने के बाद कतर को पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए उनकी अब तक की पूरी कहानी दुनिया के सामने आनी जरूरी थी। इसलिए अल जजीरा नाम का ये अरबी चैनल वो प्लेटफॉर्म साबित हुआ जिसने कतर के अब तक के पूरे सफर को दुनिया के सामने बखूबी पेश किया। इसके साथ ही साल 2010 में उठने वाली अरब स्प्रिंग की लहर के तहत उठने वाली जनता की आवाजों को अल जजीरा ने पूरी दुनिया के घर घर में पहुंचा दिया था। यह अरब में उठी ऐसी क्रांतिकारी लहर थी जिसे धरना प्रदर्शन और विरोध से सारे अरब देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस सारे प्रोटेस्ट को ऑन एयर करने की वजह से अल जजीरा को सऊदी अरब समेत सभी कंट्रीज का विरोध झेलना पड़ा। इसी अल जजीरा की वजह से साल 2017 में सभी अरब कंट्रीज ने जब कतर का बाइकआउट कर दिया, तब कतर के ऊपर लगाए गए इस बाइकआउट को खत्म करने के लिए इन देशों ने सबसे डिमांड रखी थी कि उनको अल जजीरा को बैन करना होगा, जिसके तहत सऊदी अरब और यूएई में साल 2017 से ये अरबी चैनल बैन है। लेकिन सऊदी अरब ये बैन सभी अरब देशों पर लागू नहीं करवा सका और देशों के साथ साथ कुवैत और ओमान जैसे देश भी इस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने थे। इस बाइकआउट के फेल हो जाने की वजह कतर के ईरान और तुर्की से गुड टर्म होना भी बताया जाता है। इसकी वजह से अरब के सभी देश कतर के इन देशों से गुड टर्म रखने की वजह से नाराज रहते हैं। ज्यादातर दुनिया के सभी देश कतर को अपने आप में एक देश ही समझते हैं। इसलिए बस 6 अरबिक कंट्रीज को छोड़कर पूरी दुनिया में किसी ने भी कतर को बाइकआउट करने का फेवर नहीं किया था और न ही वो इस बाइकआउट में थे। इंटरनेशनल लेवल पर कतर की इतनी साठगांठ होने का एक मेन रीजन वहां पर पाए जाने वाला लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार को अगर तेल को आने वाले 15 से 20 सालों में इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर भी सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस को रिप्लेस करने वाली अब तक कोई भी प्रोडक्शन थ्योरी नहीं बन पाई है, बल्कि इसका उल्टा अब इस नेचुरल गैस की डिमांड दिन ब दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और अब यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज भी डायरेक्ट कतर से ही गैस इंपोर्ट करने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सालों में कतर को बेतहाशा अमीर बनाने वाली है। साल 2022 की रिपोर्ट्स को देखें तो आप जानेंगे कि कतर की एनर्जी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। वहीं बात करें कतर के लेबर क्लास की, ये क्लास अरब के अमीरों से इस वक्त अनसेटिस्फाई है, जो अपनी डाउन कंडीशन को लेकर अक्सर ही आवाज उठाते रहते हैं। क्योंकि कतर में मीडिया फुल ऑफ फ्रीडम वर्क करती है, इसलिए कतर के हर पहलू से पूरी दुनिया वाकिफ रहती है। कतर एक अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन वाली कंट्री है, जहां पर मीडिया भी पूरी फ्रीडम के साथ अपना काम करती है और इस तरह इसे एक ओपन कंट्री कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस देखना आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।